So hello, in this video we will be covering about the Charter Act of 1833. This was issued after the 20-year period given by Charter Act of 1813 came to an end. So obviously सबसे पहली चीज इसमें ये हो जाएगी कि it extended the EIC का rule in India for next 20 years. ठीक है, पहली चीज तो ये हो गया। सेकेंड चीज हमने यहाँ पे बात की थी जब हम 1813 वाले एक्ट में जब हम वी वर टॉकिंग, वी सेड दैट ट्रेड मोनोपोली ऑफ EIC वाज एंडेड, बट टू कमोडिटीज में ट्रेड मोनोपोली अभी भी थी, दैट इज टी एंड ट्रेड विद चाइना। सो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए अब जो 1833 का एक्ट है, इट अबॉलिश्ड ट्रेड मोनोपोली ऑफ EIC even in टी एंड ट्रेड विद चाइना। सो अब यहाँ से अगर एक स्टेटमेंट निकाला जाए कि यहाँ से इट इज एंडिंग द कमर्शियल फंक्शंस, ठीक है, इट इज नाउ एंडेड द कमर्शियल फंक्शंस ऑफ EIC, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाउ EIC was प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ओके, तो यहाँ पे ट्रेडिंग सारा काम, कमर्शियल जो सारा काम है वो खत्म कर दिया गया था। थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ, यहाँ पे क्या बोला गया कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें हमने ये देखा कि गवर्नर ऑफ बंगाल का प्रमोशन किया था हमने एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इस वाले एक्ट में 1833 में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक और प्रमोशन किया कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हैं वो सिर्फ बंगाल के ही गवर्नर जनरल नहीं, पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे। दैट इज ही विल नाउ बी कॉल्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और ऐसे में पहले कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, दैट इज विलियम बेंटिक। ओके, सो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रमोशन दिया गया है टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। अब इसी के संदर्भ में और कुछ चीजें हुई। क्या, पहला कि इनकी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, अब भाई आप पहले सिर्फ एक क्षेत्र को देख रहे थे, अब आप पूरे देश को देखेंगे तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। तो जब जिम्मेदारियां बढ़ी हैं तो इनके लिए पहले क्या बनाई गई, एक आपकी जो काउंसिल है, ठीक है, इनकी काउंसिल को लेजिस्लेटिव राइट्स दिए गए, लेजिस्लेटिव राइट्स, कि आप यहाँ पर आके कुछ भी प्रावधान, एक्ट्स, कानून जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इनकी काउंसिल को लेजिस्लेटिव राइट्स दिए गए। सेकंड, यहाँ पे बोला गया कि जो भी आपके बॉम्बे एंड मद्रास की जो गवर्नर काउंसिल हैं उनके जो लेजिस्लेटिव राइट्स हैं वो सारे खत्म कर दिए गए, कि अब बॉम्बे और मद्रास वाले अपने लिए कुछ भी लॉज नहीं बना सकते हैं। जो भी लॉज बनाने होंगे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएंगे, क्योंकि अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। तो सबके लिए लेजिस्लेटिव रूल्स जो हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बनाएंगे। तो इन चीज़ों की वजह से इसको कहा जाता है, इट वॉज दी फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि आपने बाकी जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उनकी पावर्स को ख़त्म कर दिया और सारी पावर एक इंसान के अंदर ला के रख दी, वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, मूविंग अहेड, और क्या यहाँ पर नया चीज़ को लाया गया, यहाँ पे क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें एक मेंबर को ऐड किया गया। ठीक है, +1 हुआ, कौन थे वो, लॉ मेंबर को ऐड किया गया। ठीक है, लॉ मेंबर की पोस्ट को ऐड किया गया, बिकॉज अब देखो वही है कि आपको पूरे इंडिया के लिए लॉज बनाने तो यू नीड एक्सपर्ट, तो लॉ मेंबर को ऐड किया गया। और उस समय कौन थे, फर्स्ट थे लॉर्ड मकॉले। लॉर्ड मकॉले विल बी द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिफ्थ, यहाँ पे क्या बात हुई है, यहाँ पे आपको बोला गया नॉमिनेशन बेस्ड कंपटीशन लाया गया था सिविल सर्विसेज में, नॉमिनेशन बेस्ड कंपटीशन। तो होता क्या है
कि सिविल सर्विसेज में थोड़े से रिफॉर्म्स लाने की बात हो रही थी उसमें। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा पहले ये होता था कि पहले मान लीजिए 100 सीट्स होते थे, तो 100 सीट्स में जो भी कोई आते थे वो ब्रिटेन में आप जो भी बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे वही लोग आ जाते थे, ठीक है। अब क्या हुआ है कि इन्होंने बोला 100 सीट्स हैं तो उसके लिए आप 200 लोगों को नॉमिनेट करो, ठीक है। 200 लोग करेंगे नॉमिनेट, वो यूरोपियन लोग ही, पर ये 200 लोग आपस में कॉम्पीट करेंगे और उसमें से 100 लोगों को चुना जाएगा। तो बस यही है कि दिखाने के लिए कि देखो हम थोड़ा बहुत कंपटीशन लाने की बात कर रहे हैं। तो 1833 में इन्होंने शुरुआत किया वाई नॉमिनेशन बेस्ड कंपटीशन, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लेके गया कि लोअर रंग के सिविल सर्विसेज, लोअर रंग के सिविल सर्विस मतलब बिल्कुल ही पटवारी टाइप के जो भी आपके पोस्ट्स हैं, लोअर रंग सिविल सर्विसेज में इंडियंस को अलाउ किया गया, इंडियन को अलाउ किया गया। एंड यहाँ पे बोला गया कि वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, ठीक है, कास्ट। तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रेस, रिलीजन एंड कास्ट। तो देखो हमें वैसे भी पता है कि जो लोअर रंग के पोस्ट थे वो जनरली इंडियंस ही भरते थे, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे बोला गया कि हम इन पोस्ट को फिल करने में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे आपके रेस, आपके रिलीजन और आपके कास्ट के बेसिस पे। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंड वन ऑफ द लास्ट पॉइंट्स ऑफ दिस एक्ट इज दैट यहाँ पे स्लेवरी को अबॉलिश करने की बात की गई कि वी विल अबॉलिश स्लेवरी, ऑल्दो ये आगे जाके अबॉलिश होगा, बट इसके लिए जो प्रोविजन था वो चार्टर एक्ट 1833 से ही आया था। तो स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था यहाँ पे। तो दीज वर द मेन प्रोविजंस, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बीइंग दिस की ट्रेड मोनोपोली को कम्प्लीटली अबॉलिश किया गया, कमर्शियल फंक्शंस को ख़त्म कर दिया गया और ईआईसी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है। और यहाँ पे सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएंगे, ठीक है। और ऐसे फर्स्ट हमारे पास कौन थे, फर्स्ट थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड इसी की वजह से हुआ क्या कि बॉम्बे और मद्रास के भी लेजिस्लेटिव राइट्स जो हैं वो सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आ गए। एंड इट इज़ नोन एज द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इसके बाद जो एक्ट आएंगे वो धीरे धीरे इन रेस्ट्रिक्शंस को कम करते हुए आएंगे। सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ही देखी गई थी। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच।